नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। जब मैंने देखा कि डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब को क्या हो गया अचानक, जनाब वो भी मुल्क की माशी पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करना शुरू हो गए, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा अरे कल तक दिफा करने वाला शख्स आज कैसे मुकर गया, आज कैसे जो है वो पलट गया। फिर मैं और हैरान हुआ, परेशान हुआ, गुफ्तगू को गौर से सुना। उन्होंने जिस तरह की बातें पाकिस्तान की मईशत और माशी पॉलिसियों के मुतालिक की, मैं बड़ा हैरान हूँ, परेशान हुआ। मैंने कहा यार इनको क्या ऑन बोर्ड नहीं लिया हुआ उन्होंने, क्या ये अभी तक तर्जुमान नहीं? फिर मैंने देखा कि वो ट्वीट आजकल बहुत चल रही है ना, सोने दी ट्वीटरी, मैं तो इसे ये कहता हूँ। तो ट्वीट बहुत चल रही है, तो ट्वीट के जरिए फवाद साहब ने बोला, चौधरी फवाद साहब ने, कि जनाब वाला ये तो अब नहीं रहे हमारे तर्जुमान मईशत और माशी मसाइल के ऊपर। मैंने कहा वेरी गुड, तो पहले क्यों ट्वीट की थी कि ये हैं? तो अजीब कन्फ्यूजन सी है, लेकिन क्लैरिटी इस चीज़ के बारे में है कि मुझे कल एक फॉरेन स्कॉलर मिले, यानी गोरा साहब। उन गोरा साहब से मेरी बात हुई, कहने लगे साहब 8-9 साल हो गए मैंने पाकिस्तान के मामलात के ऊपर ज़्यादा गहरी नज़र नहीं डाली। मैंने कहा सर कुछ बदलता तो है नहीं पाकिस्तान में। कहने लगे यार वो एक लड़का हुआ करता था ना, वो मुशर्रफ साहब का बड़ा दिफा करता था, लड़का बहुत अच्छा लड़का था, आजकल क्या करता है? मैंने कहा किस लड़के की बात कर रहे हैं? कह रहे यार वो लड़का होता था। मैंने कहा अरे भाई वो तो आजकल वजीर इत्तलात हैं, वो तो पीटीआई के अंदर शामिल हो गए। कहने लगे अच्छा। कहने लगे यार वो एक लड़की होती थी, बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी अच्छी सी, बड़ी पढ़ी लिखी बातें किया करती थी, वो मुशर्रफ का बड़ा दिफा किया करती थी, पूरी मीडिया की पॉलिसी मुशर्रफ की उसने तैयार की थी। मैंने कहा कौन? कहने लगे वो एक उनके वालिद हुआ करते थे वजीर इत्तलात। मैंने कहा अरे मारवी मेमन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा मारवी मेमन तो नॉन लीग की हो गई, और फिर नॉन लीग के बाद पता नहीं किसकी हो गई, कुछ पता नहीं। कहने लगे यार ये क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हो? कहने लगे वो एक और लड़का होता था यार तुम्हारे यहाँ। मैंने कहा यार लड़के लड़कियों की बातें छोड़ दो, हमारे मुल्क के अंदर कोई किसी का नहीं होता। इस मुल्क के अंदर एक बंदा एक दिन किसी के साथ होता है, दूसरा दिन किसी और के साथ होता है। डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब ने अगर एक दिन दिफा कर लिया, दूसरे दिन अगर खिलाफ बात कर दी, तो इसमें कोई नई अनोखी बात नहीं हुई। मैंने कहा हमारा तो पिछला वजीर खारजा जो हुआ करता था पीपी का, वो अब पीटीआई का वजीर खारजा होता है। कहने लगा यार तुम्हारा मतलब, उन्होंने अपनी जुबान में ही कहा होगा, पता नहीं जहन में ही कहा होगा मफरूज़े की बुनियाद पर। मैंने कहा वाकई में आप सही कह रहे हैं, हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। तो आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं मियाँ जाहिद हुसैन साहब। मैं इस मौजू के ऊपर मजीद तफसील तो उनसे नहीं लेना चाहूँगा। जाहिद हुसैन साहब, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एक बंदा एक दिन एक तरफ होता है, दूसरे दिन दूसरी तरफ होता है, फिर कहता है मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ, फिर कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं तो पागल हो गया हूँ, या कहने वाले शायद अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, या दिमागी तवाज़ुन माजरत खो चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई एक बात नहीं कर रहा। आप कोई एक बात बता दें, पाकिस्तान की मईशत अब किस समझ जा रही है? एक बात करना, कल मुकरना ना, जो बात आज करके जाना इस पर कल कायम रहना। जी मियाँ जनाब, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ नज़रियाती सियासत तो रही कोई नहीं। अब वो इस वक्त जो है वाक़याती सियासत है या मौका परस्ती की सियासत है, तो इस वजह से जहाँ जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो एक डाल से उड़ के दूसरी डाल पे बैठ जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये पाकिस्तान का हर बंदा जानता है। बाकी जहाँ तक मईशत का ताल्लुक़ है, तो मईशत से तो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट आई, इस गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे जन्नत दिखाने के, मदीना की रियासत बनाने के, और इसमें यूरोपियन जो सक्सेस स्टोरीज थी उनकी एग्जांपल्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी, कमिटमेंट्स थी, वादे थे, 1 करोड़ नौकरियां थी, 50 लाख घर थे, और बहुत सारी चीज़ें थी। पता नहीं क्यों इमरान अच्छा लगता है, इमरान अच्छा आदमी लगता है, उसकी कई भी बात की नफ़ी करने दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों। आई एम सॉरी, जो बात थी दिल में मैं छुपाता नहीं औरों की तरह, मैं कह देता हूँ, पता नहीं क्यों ये बंदा ठीक लगता है, ऐसा लगता है काम करना चाहता है। नहीं देखिए, बात यह है इमरान वाकई अच्छा बंदा है, अच्छा लगता है, देखने में प्यार आता है, और लगता है कि ये मुल्क के लिए कुछ करेगा। अब आप हंस ले, लेकिन बात ही ऐसी कि आपने कहा देखने में प्यार आता है। बिल्कुल आता है जी, हमारा हीरो है, और लोग समझते हैं कि हमारा हीरो है, और इसी वजह से उनको वोट भी मिले। 22 साल उनकी जद्दोजहद भी है, उन्होंने कभी थके नहीं, कभी हारे नहीं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब बात यह है कि जब टेस्ट पे आती है चीज़, तो हम ये देख रहे हैं कि अब जितनी भी चीज़ें जा रही हैं इकॉनमी रिलेटेड, वो सारी इन शैम्बल्स जा रही हैं। उसमें बिज़नेस कम्युनिटी का जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर हो रहा है। लोगों को उम्मीद थी जो नौकरियों की या घरों की, वो तो लोग बेघर होना शुरू हो गए। तो इसमें मसला तो अफराद में है ना। इमरान खान ब्लेम कैसे कर दूं मैं उसे? नहीं। जब नवाज शरीफ थे तो इसहाक डार साहब की पॉलिसियों की तारीफ हुआ करती थी, उनकी पॉलिसियों पे तनकीद हुआ करती थी।
आज इमरान खान साहब की हुकूमत है तो फिर उनके वजीरों को पकड़े ना। नहीं आप इमरान खान नहीं, ये तो आप गलत बात कर रहे मैं हैं। क्यों गलत बात, ये बिल्कुल बात गलत है कि बात है। नहीं? बात यह है कि हमने किसी शख्सियत को नहीं पकड़ना, हमने बात करनी है उसकी पॉलिसियों पे और उनके रिजल्ट्स पे कि उसमें क्या हो रहा है और उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। क्या रिजल्ट्स वो आ रहे हैं जो मतलूबा थे या रिजल्ट्स कुछ और आ रहे हैं। हम कर कुछ और रहे हैं, रिजल्ट्स कुछ और आ रहे हैं। हमने तो उसकी बात करनी है। हमने शख्सियत का जहाँ तक ताल्लुक है तो उसमें ज़ाहिर है कि इन सब के लीडर जो हैं और कैप्टन जो हैं वो इमरान खान ही है और वज़ीर आज़म है, सबके रिस्पॉन्सिबल वही हैं। टीम उन्होंने सिलेक्ट करनी है और जो टीम उन्होंने सिलेक्ट की है उसमें जो लोगों के रिजर्वेशन हैं वो भी सबके सामने है। अब बात रिजल्ट और डिलीवरी की है। जब हम उस पर आते हैं तो मैं समझता हूँ कि रिजल्ट और डिलीवरी के हवाले से तो सजेशन इसको टाइम- जी। दें। इमरान खान साहब सुन रहे होंगे, मुमकिन है इस वक्त और भी उनके नज़दीक जो लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अरबाब इक़्तिदार के प्रोग्राम ज़रूर देखते हैं लोग, बड़े गौर से देखते हैं। अब बात यह कि मेरे पास चंद अहम नुकात हैं, मैं आपके सामने बयान कर दूँ। 1400 अरब रुपए से ज़्यादा मुझे बताया जा रहा है कि मुल्क का गर्दिशी कर्जा हो चुका है। शार्टफॉल मौजूद एफबीआर का वो अपनी जगह है। तखमीने मैं अब इसके बारे में नहीं जाना चाहता, वरना मैं जो हूँ ना परेशान हो जाता हूँ जब अरबों रुपए की बात करता हूँ। आप लोग माशाल्लाह अरबोपति लोग हैं, आप लोगों को टेंशन नहीं होती। मैं अरबों की बात करता हूँ, मैं परेशान सा हो जाता हूँ। फिर उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मुल्क के मसाइल के अंदर कहीं कमी दिखाई हमें दे नहीं रही। महंगाई के अंदर दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इमरान खान साहब ने इस चीज़ का नोटिस लिया कि महंगाई में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा इसकी मॉनिटरिंग करें और इसको कम करने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दी है। आप सजेशन दे दें। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ें फार्मूले करके देख लिए ना, काम नहीं बन रहा। अब आप कुछ बताएं क्या करना चाहिए, अच्छी बात करें। जी, बड़ी सिंपल बात है। ये कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है और ये सजेशंस तो हम देते रहते हैं और अब भी देंगे, आइंदा भी देंगे। हमारी अपनी हुकूमत है और हम चाहते हैं कि ये हुकूमत कामयाब हो। हम जो इस वक्त जो बात अनरियलिस्टिक देते हैं ना। आपके एक दोस्त हैं, बोलते हैं $100 बिलियन पे एक्सपोर्ट ले जाऊंगा। देखें, बात यह है कि $100 बिलियन पे जिन्होंने कहा है उनको पकड़े ना, उनको यहाँ बिठाएं, अकाउंटेबल करें कि भाई आपने $100 बिलियन कहा था, $100 बिलियन की बजाय वो उनके दुखड़े सुनेंगे ना आप, आपकी अपनी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो कहेंगे मैं तो $100 अरब तक पहुंचा देता। उनके दुखड़े सुने आप, आपकी अपनी आंखों, अरे भाई गलेडू आ जाएंगे। बात यह है कि $24 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, वो कम हो गए $20 बिलियन पे आ गई। यहाँ तो जो भी मसीहा आता है वो निश्तर ऐसे चलाता है कि हम और पीछे की तरफ चले जाते हैं। बात यह है कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चीज़ है कि इस चीज़ को आप देखें कि हमारी जो एक्सपोर्ट अगर आपने बढ़ानी है तो इन 5 महीनों में भी हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से कोई टेंजिबल इकदाम सामने नहीं। डॉलर महंगा कर दिया आपके लिए और आपको क्या चाहिए? नहीं, डॉलर महंगा करो। देखें, डॉलर जो महंगा हो रहा है पिछले 70 साल से आप देखें, 4 रुपए से लेके डॉलर जो है वो 140 रुपए तक आ गया। तो इस हवाले से तो हमारी फिर एक्सपोर्ट $1000 अरब की हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हम तो हर दफ़ा हर साल में 2-3 दफ़ा डॉलर की कीमत बढ़ा देते हैं ये कह कर के जी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो अगर यही नुस्खा है तो फिर अब तक तो हमारा डॉलर जो बढ़ता चला जा रहा है 4 रुपए से 140 रुपए पे, तो फिर तो हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। बात ये नहीं है कि डॉलर के बढ़ने से कोई एक्सपोर्ट का ताल्लुक नहीं है, ना बढ़ती है। बात यह है कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। $20 अरब की हम एक्सपोर्ट करते हैं, $60 अरब की हम इंपोर्ट करते हैं। $40 अरब का जो हमारा खसारा है, ट्रेड डेफिसिट है, वो कहाँ से पूरा आएगा? तो जब हम इस तरह के इकदाम लेते हैं, डॉलर महंगा होता है, कर्जे हमने बैठे बिठाए बढ़ा लिए, महंगाई हमने 4% थी वो 8% कर ली, महंगाई हमने बैठे बिठाए बढ़ा ली। बात यह है कि ये सारे नुस्खे गलत हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में, क्योंकि यहाँ पे 70% के करीब आपकी आउट ऑफ बुक्स इकॉनमी है। आपको उस 70% को भी देखना है, क्योंकि इकॉनमी में वो लोग भी अपना रोल अदा करते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, इसके अलावा आपके पास और कोई चारा कार एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी और इसके साथ साथ सनत को भी फरोग देना पड़ेगा। उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे नाजरीन तो इस मौजू के ऊपर जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ख्वाहिश है, जुस्तजू है, आवाम के दिल के अंदर भी जो है ना बहुत सारी मुरादें, उम्मीदें हैं। इस हुकूमत से बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता कर रखी, हुकूमत को डिलीवर करना है। मैं चाहता ही हूँ कि हुकूमत के अंदर इस वक्त जो, क्योंकि हमारा प्रोग्राम एक थिंक टैंक है, जी मुझे पता है, आप भी देख रहे हैं, वज़ीर साहब आप भी देख रहे होंगे, जनाब मुशीर साहब आप भी देख रहे होंगे, सेक्रेटरी साहब, ये जो तमाम लोग अरबाब इक़्तिदार में बैठे हैं, ये सब खामोशी से, कुछ छुपे हुए, कुछ पोशीदा, कुछ खुल के प्रोग्राम देख रहे होंगे
और मेरे ख्याल से अवामी जज्बात का जो इजहार कर रहा हूँ ये उन तक पहुँच रहा होगा। देखो महंगाई कम कर दो आप, आपकी इज्जत रहेगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, रोज़गार दे दें आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत इजी काम बता रहा हूँ, बहुत इजी काम बता रहा हूँ। गुर्बत के अंदर कमी लेकर आए, बहुत अच्छा काम हो जाएगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। वरना उन लोगों को याद करें जो आपसे पहले वजारतें संभालते रहे, मुशीर के ओहदे पर रहे, मुआविन खुसूसी रहे, और सरकारी अफसरान को तो याद रखना चाहिए, रिटायर्ड बंदे दी गल जेड़ा ना वो तो फिर, मैं जानवर का नाम नहीं लेना चाहता, वो तो फिर वो वाला जानवर भी नहीं मानता। तो फिर आप उस वक्त को देखें कि जो आगे आने वाला है और कुछ काम आवाम के लिए ज़रूर करें, मेरा ऐसा ख्याल है और मैंने आप तक पैगाम पहुंचा दिया। मियां जाहिद साहब, अब बात यह है कि न चाहते हुए भी आपसे, जैसे आप ब्रेक में कह रहे थे, सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू हो जाती थोड़ी बहुत, क्योंकि उनका रुख थोड़ा मुआशी जानिब होता है। तो अब मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा कि कुछ ऐसी सियासी बातें हैं जो अभी गुजरी, मैं बात ज़्यादा मुख्तसर बात करूँगा। बिल्कुल, आप तो आए थे फेडरेशन में बड़े चौधरी बन के, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब बुरा ना मानना, अब इलेक्शन हार गए, अब हम भी थोड़ा मज़ा लेंगे इस बात का। तो ऐसी बिला वजह लड़ाई भी करनी है, झगड़ा भी करना है, मुकाबला भी करना है, भाई बना के चला करें आप लोग। आप आपस में जब टकराव में जाएंगे तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। वो तो बड़के मार रहे हैं, कह रहे हैं देखो हरा दिया मियाँ जाहिद को, हरा दिया, उसकी सारी कोशिश काविश ज़ाया कर दी हमने। जी मियाँ जाहिद साहब। जनाब, तो हार जीत तो मेरे ख्याल में गेम का हिस्सा है और कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो खुशी की बात यह है वो ये है कि हम अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। हमने पूरे पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, यहाँ से लेके और सवात तक और मुकाबला सख्त किया आपने, और चमन तक, हमने हर एक बिज़नेस कम्युनिटी के बंदों को हमने जाके बताया है, हमने उनको मैसेज दिया है, हमने उनको आगाह किया है, अवेयरनेस दी है। और उसी अवेयरनेस का नतीजा है कि हमने पिछले रिकॉर्ड वोट लिए हैं और हम हारे हैं तो सिर्फ 18 वोट से हारे हैं। 350 वोट में से 18 वोट से हम हारे हैं, जो कि मेरा ख्याल में 6% 5% के करीब बनते हैं वोट जिससे हम हारे हैं। लेकिन बात यह है कि हमारा मैसेज क्या था। हमारा मैसेज ये था कि पाकिस्तान में जो मुआशी इन्हतात है, इसकी एक ज़िम्मेदार जो है फेडरेशन भी है, PCCI भी है, बिज़नेस कम्युनिटी खुद भी है। और बिज़नेस कम्युनिटी जो है उसमें जो हमारी लीडरशिप है वो अगर 15 लाख रुपए 18 लाख रुपए महीने की सिर्फ दावतों में पैसे उड़ा देते हैं और कौम के 900 घंटे उस दावत के ऊपर बर्बाद कर देते हैं और उसमें सिर्फ लोगों की तारीफ़ें होती हैं कि जी तू बहुत अच्छा और फलां बहुत अच्छा और फलां बहुत अच्छा, उसमें कोई पॉलिसियाँ हम बनाते नहीं, कोई डिस्कस करते नहीं, कोई मैशत पे बात नहीं होती, कोई ऐसी पॉलिसियाँ नहीं होती, कोई गवर्नमेंट को ऐसी प्रपोजल्स नहीं दी जाती कि जिससे गवर्नमेंट मुआशी हक़ाइक़ से आगाह हो सके। देखें, गवर्नमेंट जो पॉलिसियाँ बनाती है वो किताबी पॉलिसियाँ होती हैं, उसके पास मार्केट नॉलेज नहीं होती। मार्केट नॉलेज हमारे पास होती है। तो हमारा जो एपिक्स बॉडी है, हमारा जो सबसे बड़ा इदारा है, उसको जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, मार्केट मैकेनिज़्म है, वो अगर गवर्नमेंट को बताने की अहलियत नहीं रखता तो उसके नतीजे में जो पॉलिसियाँ बनती हैं वो ऐसी ही बनेंगी कि जिसके नतीजे में हम फिर ख्वार होंगे महंगाई। अभी आपने महंगाई की बात की, वहाँ इतनी खुशियाँ मनाई गई, इतना मजा आ रहा था, यकीन करें लोग वीडियो बना के डाल रहे थे। देखें ढोल की थाप पर कितने मजे का डांस, देखें ये वक्त ढोल की थाप का नहीं है, कितना मजा आ रहा था। यकीन करें उनकी जीत के बाद आपको उनको मुबारक तो देनी दी, हमने दी, उनको मुबारकबाद दी। लेकिन बात क्या है कि देखें विजडम कि मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि लोग आगाह हो चुके हैं, लोग इस चीज़ को समझते हैं। अब हमारा जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, कामयाब हुआ, आप हैरान होंगे कि उसकी जो ओपनिंग स्पीच थी वो क्या थी। वो ये थी कि जी फलां बंदा पैसे लेता है, फलां बंदा ब्लैकमेल करता है, अरे भाई बात ये है कि जब आप आते हैं, जब आपकी ओपनिंग फतह मक्का की स्पीच क्या थी हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या और इस तरह के जो लोग हैं वो जब आते हैं कोई विक्ट्री लेते हैं तो उनकी स्पीचेस क्या होती हैं। इमरान खान साहब की स्पीच क्या थी, कायदे आज़म की स्पीच क्या थी। तो बात यह है कि आप इस चीज़ से सबक और हम तो शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि आपकी जो बातें हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए। जब आप कहते हैं कि जी फलां ने पैसे लिए, फलां ने ये किया, फलां ने वो किया, तो इसका मतलब है कि वो आपने अंग्रेज़ी में सुना हुआ होगा, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स और स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। तो बात यह है कि हमें आइडियाज़ पे बात करनी है, हमें लोगों पे बात नहीं करनी। पॉइंट टेकन। अब मैं आपके साथ मईशत पर बात करना चाहूँगा, फिर आगे किसी और दिन इस मौजू पर भी सही। अच्छा मुझे अब ये बताइएगा, बात ये आपने एम्फसाइज़ किया एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर हमारा फोकस जो है वो टोटल एक्सपोर्ट्स के ऊपर होगा, उसके लिए कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। है पल्ले कुछ भी नहीं, सिवाय टू बी वेरी फ्रैंक
हमारे पास दुनिया में वसाइल की कोई कमी नहीं है, इस तरह की बातें करके जो है ना सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है ना, ये अब मंजन हुआ पुराना, ये अब ऐसा जो मंजन हो चुका है जो हर बंदा इस्तेमाल करके अब बोर हो चुका है। पाकिस्तान के पास वसाइल का बहुत सख्त फुकदान है, हमारे फीकस वसाइल जो हैं अपने पड़ोसियों से बहुत कम है। खत्ते में पाकिस्तान के पास फीकस वसाइल बहुत कम है। अगर मवाजना किया जाए तो ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनसे कम फीकस वसाइल होंगे पाकिस्तान के पास। लेकिन अवाम के साथ हमने बहुत ही बड़ा फ्रॉड खेला है और उन्हें बेवकूफ़ बना बना के रोज़ कहते हैं हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं, दूध पैदा करने वाला छठा बड़ा मुल्क, और बच्चे मर रहे हैं दूध ना होने की वजह से, आटा पैदा करने वाला दुनिया का अच्छा सा बड़ा मुल्क, और लोग जो है मेल न्यूट्रिशन की वजह से इस मुल्क के अंदर मर रहे हैं। और पाकिस्तान दरियाओं का मुल्क है, ये है वो है, पानी नहीं है पीने के लिए, माजरत के साथ एक डैम बना रहे हैं रो रो के, वो उसके ठेका भी कंट्रोवर्शियल किया हुआ। तो मुझे ज़रा सा ये बता दें कि जो अवाम को गलत फहमी का शिकार किया, पहले कैपेसिटी बिल्ड कर लें, फिर एक्सपोर्ट कर लेना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। देखिए जी, मैं थोड़ी सी आपकी जो बातें हैं मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। करें बिल्कुल इख्तलाफ करें। बात यह है, देखें, कौम में मायूसी फैलाने की जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल सी मायूसी बात क्या है। फैलानी है सर, इतने साल हो गए हमारे पास नहीं है ना, तो बिला वजह धोखा भाई दे के अवाम को आप क्यों अपने एंकर होने का नाजायज फायदा ना उठाएं, नहीं, मुझे मैं बात करने दें। बात क्या है कि देखें, वसाइल हमारे पास हैं, वसाइल की कमी हमारे पास नहीं है, हमारे पास मैनेजमेंट की कमी है, हमारे पास विजन की कमी है, हमारे पास स्ट्रेटजी की कमी है। ये चीज़ें हमें लाने की ज़रूरत है। ये चीज़ें हमारी FPCCI जो है वो नाअहल लोगों का टोला वहाँ पे बैठा हुआ है, उसका किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि वो हुकूमत को सही मशवरे दे। सुने सुने सुने, अब मेरी बात सुने। देखें जी, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल आई, उसकी तजावीज़ गवर्नमेंट मानती है, लेकिन उनके पास मसला क्या है कि वो इतने बड़े लोग हैं, उसमें इदारे हैं कि उनके पास रियल मार्केट मैकेनिज्म के बारे में नॉलेज सर, वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो पप्पू एडवाइस होती है, पप्पू कंप्यूटर। अब बात क्या है, कंप्यूटर पे बना ली एडवाइस बना के भेज दी। नहीं, गवर्नमेंट के पास जब तक सही एडवाइस नहीं होगी मार्केट मैकेनिज्म के मुताबिक, वो क्या करेगी? फेडरेशन वो इदारा है कि जिसमें 150 एसोसिएशन हैं, 50 चैम्बर्स हैं, यानी 200 ट्रेड बॉडीज जो हैं, उसकी वो एपिक्स बॉडी है। अगर वहाँ पे कोई प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंतजाम हो और वो गवर्नमेंट को अपनी प्रॉपर ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से तजावीज़ दें तो सही हो सकता है। अब मैं एक्सपोर्ट की बात करता हूँ। देखें, एक्सपोर्ट में करना क्या है हमको, सिंपल सी बात है कि एक्सपोर्ट में जो टॉप 25 एक्सपोर्टर्स हैं उनकी आप एक काउंसिल बना दीजिए। उनको कहिए कि भाई आपने हमारे मुल्क की 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, इस एक्सपोर्ट को आपने बढ़ाना है और उसके लिए आप हमें बताएं कि हमने गवर्नमेंट ने जो EDF फंड है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अभी वो फंड जो है वो सारे का सारा मिसयूज़ हो रहा है। उस फंड को सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, वो बहुत बड़ा अमाउंट है। उसके साथ आप ब्रांडिंग एक्वायर कर सकते हैं, उसके साथ आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके साथ आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन चाहिए होती हैं, उसके साथ आप इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। इसके साथ आप नए जो एक्सपोर्टर हैं उनको पुराने और बड़े एक्सपोर्टर के साथ आप लिंकअप कर सकते हैं। इस तरीके मियां से जायद साहब, वसाइल के फुकदान की वजह कोई से फुकदान नहीं है। पाकिस्तान या तो लेकिन सर्विसेज या सर्विसेज या टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर सकता है, इसके अलावा क्या करेगा? गलत साइड पे जा रहे हैं। देखें, आप मुझे बताएं कितना बढ़ा नहीं, लेंगे, कितना बढ़ा लेंगे? मैं बता रहा हूं आपको। देखें जी, आप टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करें कोई हर्ज नहीं, आप सर्विस एक्सपोर्ट करें, उसमें आपका इंटरनेट है, बहुत सारी चीजें हैं, आपका सॉफ्टवेयर है, IT आपके एप्स हैं, IDs हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसमें बड़े पैसे हैं, आप इसकी तरफ भी आपको तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन जहां तक ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स की हम बात कर रहे थे, उसमें ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको गिनवाई हैं, तो उसके नतीजे में आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। वो लोग जिनका एक्सपोर्ट का कोई पता नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, या वो बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं, या वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुके हैं, उनसे फायदा, उनसे कोई आपको फायदा नहीं होगा। टेक्सटाइल की मैं बढ़ा दूंगा, कितनी बढ़ा दूं? नहीं, सुने, चले बताएं, मैं पेपर पे भी लिख देता हूं। देखें, गलत साइड पे जा रहे हैं। बात क्या है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, सुने समझे बात। आपको एक, आपने मुझसे तजावीज़ मांगी है ना, आप सुन ले, तहम्मुल रखे। आपको एक कमिश्नरेट बनाना चाहिए, एक अथॉरिटी बनानी चाहिए, आप एक रेगुलेटर बनाना चाहिए जो हम फॉर एवर, जो परमानेंटली रेगुलरली जो हमारी रीजन के जो ममालिक हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का जायज़ा ले और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का जायज़ा ले। ये एक रेगुलर मैकेनिज्म होना चाहिए और कंटिन्यूस मैकेनिज्म। तो सुने सुने, अब उसमें वो देखे कि जनाब हमारे यहाँ बिजली की कीमत क्या है, इस रीजन में दूसरे मुल्कों में क्या है, हमारे यहाँ गैस की कीमत क्या है, हमारे यहाँ पानी की कीमत क्या है, हमारे यहाँ लैंड की कीमत क्या है, हमारे यहाँ फाइनेंसिंग की कीमत क्या है। ये 4-5 फैक्टर्स जो हैं, उसका काम यही होना चाहिए कि रेगुलर बेसिस के ऊपर वो हमारी कॉस्टिंग करता रहे कि हमारी कॉस्ट दूसरे मुल्कों के साथ तकाबुल में कहाँ खड़ी है, अच्छा और उसको वो सही करे। सुने, और उसके पास इख्तियारात होने चाहिए
कि वो खुद हम लोग वहाँ पे जाके अगर कंप्लेंट फाइल करें, वो उसका जायज़ा ले, उसके पास खुद अपना रिसर्च सिस्टम होना चाहिए और उसके मुताबिक वो देखे और वो फैसला कर दे कि हाँ जी आपकी बिजली में आपको ये रिबेट मिलेगी, आपको गैस में ये मिलेगी, आपको ज़मीन में ये मिलेगी, आपको फाइनेंसिंग में ये मिलेगी। ये एक परमानेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। उसके ज़रिए से क्या होगा कि बिजनेसमैन को या एक्सपोर्टर को ये पता होगा कि भाई मैं अगर एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस किसी भी एक्सीडेंटल रीजन की वजह से या किसी बड़े साहब कंपेरेटिव होनी चाहिए। हाँ। यानी मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नहीं, नुक्ता है हमें बड़ा जरूरी नुक्ता है कि खास तौर पे आजकल की कंपेरेटिव एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह वो सस्टेन करना है, ये देखना जरूरी है। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी बड़े अहम नुक्ते के ऊपर। मैं कहूँगा कि माने खेज़ बात है। मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब ने सही कहा कि एक बाकायदा एक तरीक़ाकार वज़ा होना चाहिए, कि निज़ाम मौजूद होना चाहिए जिसके ज़रिए हमें ये पता होना चाहिए कि मुसाबकती अमल के अंदर हमारे कंपेरेटर्स जो हैं, जो रीजन के अंदर जिनके साथ हम एक्सपोर्ट में कम्पीट कर रहे हैं, उनकी क्या कॉस्ट आ रही है और फिर हमें कम्पीट करने में आसानी रहेगी अगर वो स्टैट्स हमारे पास मौजूद हों। फिर हमारी गवर्नमेंट भी उस हिसाब से जो है वो एडजस्ट करती रहे और हमें फैसिलिटीज़ देती रहे एक्सपोर्टर्स को। ज़ाहिर बात है ये ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। कल भी इस बारे में बात कर रहे थे हम। हमारे साथ डॉक्टर अयूब महर साहब जो हैं, माहिर माशियात, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं हमें बजरिया टेलीफोन लाइन। उनको वेलकम करते हैं शो में। जनाब डॉक्टर अयूब महर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर अयूब महर साहब, मैं चंद महीनों पहले अगर आपसे सवाल करता तो शायद आपकी राय कुछ और होती, लेकिन आज आपने देखा होगा कि हुकूमत बदल गई, अफराद भी बदल गए, पॉलिसियाँ मुझे पता नहीं कि मैं इस बारे में राय दूं या ना दूं। मुझे तो ऐसे ही लगता है वैसी ही पॉलिसियों का तसलसल है, लेकिन मौजूदा माशी पॉलिसियों के बारे में अपनी कुछ राय दें। देखिए, पॉलिसी हुकूमत बदल गई और मेरी राय नहीं बदली। अच्छा, आपकी जो आपके मेरी राय नहीं अच्छा बदली। आपकी नहीं बदली। इसलिए कि जो पॉलिसीज के तसलसल की आप बात करें, अभी मेरे ख्याल में पॉलिसीज नई गवर्नमेंट ने कतन इंट्रोड्यूस नहीं कराई। अभी पॉलिसीज की जहां तक बात है, हुकूमत जरूर चेंज हुई है, लेकिन इकोनॉमिक प्लान क्या है, एजेंडा क्या है, वो अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई। कुछ पता हाँ, अभी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। हुकूमत ने अपना एक मैनिफेस्टो दिया था इलेक्शन से पहले, उसमें कम से कम 4 पॉइंट ऐसे थे जो डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड थे, जिनमें इन्होंने कहा था कि टैक्स कलेक्शन जो कि 4 ट्रिलियन रुपीस के करीब है, वो 8 ट्रिलियन पे आ जाएगी, और दूसरा जीडीपी रेट, ग्रोथ रेट 7% से ऊपर चला जाएगा। 7% नहीं, 7% से ऊपर चला जाएगा, 8-9 कुछ भी हो सकता है। तीसरा ये था कि 1 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी और 50 लाख घरों की। अच्छा एजेंडा है, बहुत अच्छा है, बहुत मैं समझता हूँ अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए जो पॉलिसीज चाहिए, जो स्टेप्स लेने हैं, उसका मेरे ख्याल में मेरी तरह पूरी कौम को इंतजार होगा कि कौन से वो इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं पॉलिसीज, तब उसके बाद कोई राय दी जा सकती है मेरा ख्याल। ये बड़ी अहम बात आपने की है। मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब, आपने डॉक्टर अयूब महर साहब की बात सुनी पॉलिसियों के मुताबिक। मेरे ख्याल इसमें समत का जहाँ तक इन्होंने बात की, उस समत के मुतालिक आप भी थोड़ी सी अपनी राय दे दें कि आपको लग रहा है कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ हैं या अभी तक वो पॉलिसीज़ हैं ही नहीं। देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट ने अपना एक प्लान दिया था या विजन दी थी या प्रोग्राम दिया था, उसके ऊपर अमल दरामद का मेरे ख्याल में हुकूमत के पास कोई स्ट्रक्चर या कोई सिस्टम, कोई उन्होंने उसको वेल थॉट आउट प्लान नहीं था, और वो अब बैठ के उसको प्लान को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में जो मुआशी हक़ाइक़ हैं या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो उसकी इजाज़त नहीं देती। क्योंकि आप देखें, बात यह है कि हमने 5.8 पे हमारा जीडीपी था और 6.2 का टारगेट था इस साल के लिए। सर वो तो पिछलों ने बनाया हुआ था ना अपनी तरफ से, हकीकत थोड़ी थी। बात सुन लें। अब बात यह है कि इस साल पूरी दुनिया कह रही है कि जनाब आपका जो जीडीपी है वो 3% से ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका जो मुआशी साइज़ है वो सुकड़ने जा रहा है। जब मुआशी साइज़ आपका श्रिंक होने जा रहा है तो कहाँ की नौकरियाँ और कहाँ के घर, तो लिहाजा आप अगर पुराने घर, पुरानी नौकरियाँ ही बरकरार रख पाएँ तो ही मैं समझता हूँ मौजूदा होगा, वो भी नहीं हो पाएगा। तो बात यह है कि इस वक्त जो हुकूमत के माहिरीन हैं
वो अपना साइज़ को वो कहते हैं कि जी हमें एक्सपेंडिंग कम करनी है और साइज़ को थोड़ा छोटा करना है। तो बात यह है कि अब तो बिल्कुल अपसाइड डाउन वाली स्टोरी हो रही है, जबकि मैं ये समझता हूँ कि इतनी मायूसी की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी स्पेस अवेलेबल है, गवर्नमेंट को चाहिए कि उस स्पेस को यूज़ करे और अपने आप को ये कमर बांध दें कि हमने 6.2 पे जाना है और हमारे पास इतने मसल्स मौजूद हैं कि हम 6.2 पे जा सकते हैं। सिर्फ बात क्या है कि हमने अपनी इकॉनमी की नेगेटिव मार्केटिंग कर ली है, जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल वर्ल्ड से मज़ीद पैसा आने में दिक्कत हो रही है। अगर हमने उसकी नेगेटिव मार्केटिंग करने की बजाय अगर हम पॉजिटिव मार्केटिंग करें और अगर हम अपने एक्सपोर्टर को खुल खेलने की इजाज़त दें, वो मार्केट में एग्रेसिवली फाइट करे, जैसे अभी मैंने कहा कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएं जो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे है उसी के अंदर ही काम करें। नहीं सर, टीडैप तो एक बिल्कुल मरा हुआ हाथी है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। यही बात है कि हम इन चीज़ों में कोई जदीद सोच लाने की तरफ जाते नहीं हैं। टीडैप को तो इमीडिएटली बंद करने की जरूरत है और उसकी जगह पे रेगुलेटरी बॉडी जो मैं कह रहा हूँ, बंदा नहीं पसंद है, नहीं बंदे का क्या ताल्लुक है, नहीं बंदे का, मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैं बंदों की बात नहीं कर रहा, मैं आइडियाज पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। बंदों की बात का मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब चलिए यहाँ पे डॉक्टर यूमैर साहब एक बड़ी अहम बात मियां जाहिद हुसैन साहब ने ये की, मैंने इनसे जिरा की, एक बात मेरी रह गई थी, सर आपकी गुफ्तगू जारी रहेगी, मैं डॉक्टर यूमैर साहब को भी शामिल कर दूं, डॉक्टर साहब उस पे कमेंट कर सकें। सर डॉक्टर साहब को जरा बीच में शामिल कर लेते हैं आपने तो। डॉक्टर यूमैर साहब, मियां जाहिद साहब और मेरी इस पे जिरा और बहस हो रही थी। मैंने इन्हें कहा कि ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट हो या कोई भी तरह की एक्सपोर्ट हो, मेरे ख्याल आवाम की इतनी ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है, असल में हमारे पास कैपेसिटी नहीं, हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे, हमारे पास क्या सरप्लस है। डॉक्टर यूमैर साहब जरा दिल पे हाथ रख के मेरा ख्याल है अब आप सही बिल्कुल क्वेश्चन पे आप आए हैं जिसका मैं मुंतजिर था। जी बताइए। बात यह है कि बहुत सारे हकाइक का, जिस तरह जाहिद साहब ने कहा, मेरा ख्याल है जाहिद साहब को उन हकाइक का नहीं पता। देखिए, जहां तक बात मैंने कहा था ना कि पॉलिसीज के तैयार होने की, हुकूमत ने बहुत अच्छा, इस पे कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे 2-3 स्टेप लिए हैं कि एक इन्होंने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई, उसमें जो लोग हैं उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको गवर्नमेंट की डायरेक्शन पता लग जाएगी, डायरेक्शन क्या है, वो गवर्नमेंट क्या चाह रही है। अच्छा, उसके बाद सिर्फ वहां बात रुकी नहीं, उसके बाद गवर्नमेंट ने बिजनेस लीडर्स काउंसिल बनाई, उसका भी कंपोजिशन देख लें। उसके बाद टैक्सेशन रिफॉर्म्स कमीशन बनाया, उसका भी स्ट्रक्चर देख लें। जो चीज नजर आ रही है ना, वो नजर आ रही है और गवर्नमेंट ने अब खुद कहना शुरू कर दिया है कि बेसिकली 2 एरियाज हैं जिन पर तवज्जो देंगे तो बाकी इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ से लेके एम्प्लॉयमेंट तक खुद सही हो जाएगी। वो 2 एरियाज हैं, एफडीआई पे हमें को बढ़ाना है और दूसरा एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो यही है, बिल्कुल नजर, ये जो मैं कंपोजिशन बता रहा हूँ ना इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल और बिजनेस लीडर्स काउंसिल का, कंपोजिशन देखें पता लग जाएगा कि हुकूमत का पूरा फोकस अब डाइवर्ट हो गया है डेवलपिंग दी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ। जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है ना, जो ट्रेडिंग हमारा एक बन गया था कि ट्रेडिंग किए जा रहे थे, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, अब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ वो कंपोजिशन से खुद पता लग रहा है कि डायरेक्शन किस तरफ जाएगी। तो अब हमें ट्रेडिशनल पे तवज्जो नहीं देनी, हमें सिर्फ अखबारों में बयानात देना, प्रेस रिलीज देना, मेले लगा लेना, इवेंट्स मैनेजमेंट कर लेना, इससे काम नहीं चलेगा। हमें अपना जीडीपी का पेस बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्ट खुद ब खुद बढ़ जाएंगी। उसके लिए, और अच्छा, टीडैप में मसला ये था कि टीडैप का एक अजीब और गरीब को अगर मैं 30-40 साल की हिस्ट्री दें तो जब ईपीपी बना तो एक्सपोर्ट हमारी का डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। जब ये टीडीपी बना तो एक्सपोर्ट ने अब मजीद डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। नाम बदलते गए ना बच्चे के, वो पहले आपको याद होगा एक बड़ा मशहूर अखबार आता था उर्दू का ना, उसके अंदर वो कहते थे नाम बदल दो बच्चे का, तो बच्चे के इतने नाम बदले और खराबियां पैदा करते रहे, मजीद डिक्लाइन होती रही। ये गुज़िश्ता 4-5 साल में तो एक अजीब और गरीब फिनोमेना ये हुआ कि 70 साल की पाकिस्तान की तारीख में ट्रेड डेफिसिट बढ़ा जरूर था, लेकिन उसके बढ़ने की वजह इंपोर्ट का अनयूजुअल इंक्रीज था। एक्सपोर्ट डिक्लाइन नहीं कर रही थी, एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही थी, कम थोड़ी बढ़ रही थी, ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। लेकिन गुज़िश्ता 4-5 साल में एक्सपोर्ट ने डिक्लाइन शुरू किया है, एक्सपोर्ट कम होना शुरू हुई है। तो मेरा ख्याल है कि टीडैप को, एक तो आप कह रहे हैं कि कोई और रेगुलेटरी बात ही हो, रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं है। आप नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी प्रोड्यूस करें, रेगुलेटरी स्टेज पूरी दुनिया में जो वो रेगुलेटरी का मैकेनिज्म था ना और कल्चर था वो खत्म हो गया। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही ज्यादा होगी तो उसमें नॉलेज क्या करेंगे? बिजनेस का देखिए, नॉलेज के साथ आपको डिसीजन मेकिंग की भी जरूरत है। मैं ये कहूंगा कि इसमें देखिए फिर पता नहीं है, ये एक अदारा दुनिया में मौजूद है, अब से नहीं 10 साल से मौजूद है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसकी एनुअल रिपोर्ट होती है, ट्रेड इनेबलिंग एक वो रिपोर्ट बनाते हैं,
उसमें पूरी दुनिया की कम्पिटेटिवनेस के फिगर दिए हुए होते हैं, कौन सी इकोनॉमी का क्या वीक एरिया है। मियां जायद साहब, वो डॉक्टर आके अयूब देखे तो मेहर सही ना। साहब, आप ताजरों सनतकारों से बहुत तंग हैं। उनका मियां, नहीं, अगर मैं आपको सच बताऊं, डॉक्टर अयूब मेहर साहब भी मेरी तरह तंग हैं। आप लोग जो है ना, जैसे इन्होंने बात की, आप मेले सजाते हैं और जनाब तस्वीरें खिंचवाते हैं और जो है ना डिलीवर नहीं करते, इस वजह से जो है ना ये मैं इनके साथ इस मामले में मुत्तफिक देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि हमारे यहाँ जो फ़िक़ा तस्वीरिया है उसको निकाल बाहर करना चाहिए और सही जेन्युइन बिजनेसमैनों को आगे लाना चाहिए, जो सोच सकते हो, समझ सकते हो, माशी पॉलिसियों को अंडरस्टैंड करते हो और वो कोई विजनरी पॉलिसियाँ दे सकें। मैं डॉक्टर साहब को ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपके पास नॉलेज तो है, नॉलेज को अप्लाई करने का मैकेनिज्म नहीं है। उसको अप्लाई कीजिए ताकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कॉम्पिटिटिव हो। दूसरी बात कह रहे हैं ना कि ट्रेडिशनल में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को फोकस दूसरी तरफ चला गया। सुन लेना भाईजान, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं मुझे आप कहने नहीं देते। इसके बाद अगला जुमला भी सुन लीजिए। एक तो आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक करनी है और दूसरे आपने ये करना है कि आपको इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, जो सर्टिफिकेशन चाहिए, जो ब्रांडिंग चाहिए, इसके लिए भी एक आपको प्रॉपर अथॉरिटी की ज़रूरत है कि जो इसमें डिसीजन ले सके और इसमें ईडीएफ के ज़रिए वो एक्सपोर्टर्स को हेल्प आउट कर सके ताकि वो हर एक शोबे में जो 5-0 रेटेड सेक्टर्स हैं उनको ब्रांडिंग एक्वायर करके दे सके, उनको सर्टिफिकेशन करवा सके, स्टैंडर्डाइजेशन करवा सके। तो ये आप जब तक उसका मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, सिर्फ नॉलेज होने से कुछ भी नहीं होगा। ये उसका मैकेनिज्म और एप्लीकेशन चाहिए। वो जब एप्लीकेशन हो जाएगी और उसमें इख्तियारात होंगे उस अथॉरिटी के पास कि जो इमीडिएट खुद फैसला कर सकेगी, चलो तो जी, उसके नतीजे में डॉक्टर आपको अयूब मेहर रिजल्ट साहब, मिलेगा। आपने सुन ली बात। ये अहम बात जो थी वो मियां जायद साहब ने की। आप समझ आ गई, अब आपको बात ये क्लियर हो गई। और अब ये जो जिस सिमत में डायरेक्शन जा रही है, ये सारे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होती हैं। बिल्कुल मैकेनिज्म भी मौजूद है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोई थिंक टैंक नहीं है, वो इम्प्लीमेंटिंग अदारा है। चले, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। में- आप शो में मेरे साथ शामिल हुए, मेरा वक्त बिल्कुल मुख्तसर था। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का दोनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।